Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello students, once again thank you very much for joining me. Hopefully you have watched all the videos related to educational psychology, in which there you can find different videos on educational methods like psychology of learning, psychology of teaching, psychology of classroom, what is educational psychology, educational research and characteristics of teachers. So today we are going to discuss about the topic and that is a Bloom taxonomy. Bloom taxonomy के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या है। 1956 में एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने एक क्रिएट किया टैक्सोनॉमी को, जिसमें उसने ये देखा कि जो रिक्वायर करती है हमारी कोग्निटिव स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, तो हमारी लर्निंग के लिए वो कौन सी स्किल्स हैं जो यूज होती हैं। इसमें उसने डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली एक हायरार्किकल मॉडल है जिसको कैटेगराइज किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो वेरी करता है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें बेसिक नॉलेज से स्टार्ट होके फिर कॉम्प्रीहेंशन से फिर एडवांस एवेल्यूएशन और फिर उसके बाद क्रिएशन, इस तरह से एक ये हायरार्किकल मॉडल बनाया जाता है जिसके जरिए समझा जाता है एक्चुअली इसको। अब इसमें जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये ओरिजिनली तो 1956 में पब्लिश हुई, लेकिन ये फिर मॉडिफाइड होती रही हर 16 साल के बाद, एवरी 16 इयर्स, जब ये पहली दफा पब्लिश हुई थी। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली कंप्राइज करता है 3 लर्निंग इसके डोमेन्स हैं, जिसमें कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 तरह के डोमेन्स हैं इसमें। और हर डोमेन जो है वो लर्निंग जो है वो इसमें सीखी जाती है इनके मुताबिक एट नंबर ऑफ लेवल रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले एक छोटी टास्क से शुरू किया जाता है, छोटे कॉम्प्लेक्स से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल जो कॉम्प्लेक्सिटी का वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है और इस तरह से सीखा जाता है इसको। क्योंकि जब इसको इनिशियल कॉग्निटिव डोमेन इसका क्रिएट किया गया, जो प्राइमरीली इसको क्लासरूम की सेटिंग में यूज़ किया गया और उसके ज़रिए समझा गया कि किस तरह से लर्निंग स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया इसको कि इसमें एडिशनल टैक्सोनॉमीज जो है वो इसमें ऐड की गई, जिसमें एफेक्टिव यानी इमोशनल एंड साइकोमोटर यानी फिजिकल लर्निंग भी किस तरह से की जाती है, इसके बारे में बात की गई। तो अभी हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है एक्चुअली द इनिशियल कॉग्निटिव मॉडल जो है ये रिलाई करता है ये नॉन या फिर पैसिव वर्ड्स पे। अब इसको हायरार्किकल मॉडल इस तरह से इसका है कि इसमें जो हायर लेवल का पिरामिड एक होता है, हायर लेवल डिपेंड करता है कि जो ही एक अचीव कर ली जाती है एक स्किल को, एक इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को लोअर लेवल पे, जो ही वो लोअर लेवल जो है वो अचीव होता है तो उसके बाद एक नया लेवल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग देखें, इसमें इसका मॉडल इस तरह से बनता है, सबसे पहले नॉलेज की बात की जाती है या रिमेम्बरिंग की बात की जाती है। तो ये पैरामिड इस तरह से बन रहा है कि सबसे नंबर 1 पे आ रहा है रिमेम्बरिंग। अब इसमें रिकॉल की जाती है इंफॉर्मेशन या नॉलेज को, जो कि फाउंडेशन इस पैरामिड की है और जिसको प्री कंडीशन ऑफ ऑल फ्यूचर लेवल जिसके ऊपर डिपेंड होता है। मिसाल के तौर पे हम लोग स्टूडेंट को ये कहते हैं कि नेम 3 कॉमन टाइप्स ऑफ मीट, यानी गोश्त को 3 तरह के उनके नाम जो है वो उसको रिकॉल करे या रिमेंबर करे या उसके बारे में अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद इस पिरामिड में जो सेकंड नंबर पे आता है वो अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन आता है कि अगर उसको उसका पता चल गया तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मिसाल के तौर पे मेकिंग सेंस आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास है उसकी उसको कितनी सेंस है। मिसाल के तौर पे समराइजिंग द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेक
चिकन या फिश, अगर उसको पता है कि अगर वो 3 गोश्त के नाम लेता है तो उसको फिर ये पूछा जाता है कि वो स्टेक के बारे में या चिकन के बारे में या फिर वाइट मीट के बारे में या फिश के बारे में उसकी किस तरह से अंडरस्टैंडिंग है। इस पिरामिड में जो 3rd नंबर पे आता है दैट इज एप्लीकेशन या अप्लाइंग। अब जो नॉलेज उसके पास होता है वो देखा जाता है कि वो न्यू है बट सिमिलर फॉर्म का उसके पास नॉलेज आया कि नहीं। मिसाल के तौर पे इसी को हम लोग उसको इस तरह से पूछते हैं, डज ईटिंग मीट हेल्प इम्प्रूव लॉन्गेविटी, कि खाने से क्या हमारी ज़िंदगी जो है वो बच सकती है या लंबी हो सकती है। कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है अगर उसने अंडरस्टैंड भी कर लिया तो क्या वो अप्लाई भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। इसी पिरामिड में जो बाद में 4थे नंबर पे और हायर लेवल पे आता है दैट इज एनालाइजिंग या एनालिसिस। तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो उसको एक्सप्लोर करता है उसकी रिलेशनशिप को, क्या वो रिलेशनशिप कर सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग मीट एंड कंपेयर हेल्थ बेनिफिट, कि किस तरह से कौन सा फूड जो हम किसके साथ इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं या अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। यानी एनालाइज करें हम लोग अब उसकी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद सिंथेसिस आता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन यूज़ की जा रही है उससे कुछ क्रिएट किया जा सकता है, समथिंग न्यू। मिसाल के तौर पे हम लोग उसे कहते हैं कि कन्वर्ट करो अनहेल्दी रेसिपी को फॉर मीट इनटू अ हेल्दी रेसिपी फॉर रिप्लेसिंग सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। सो उसको हम लोग इस तरह की रेसिपी, मतलब अगर पूछते हैं कि अगर एक अनहेल्दी जो रेसिपी है उसको हेल्दी रेसिपी के साथ चेंज करो तो क्या वो इसको सिंथेसिस कर सकता है, यानी अपने पास उसके पास जो इंफॉर्मेशन है क्या वो उसको नए तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। और एंड पे फिर हम इसका जो सबसे हायर लेवल है दैट इज इस पिरामिड का वो एवेल्यूएशन का आ जाता है, यानी क्रिटिकली एग्जामिनिंग रेलिवेंट एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक जजमेंट्स। तो क्या वो इससे जजमेंट्स बना सकता है। मिसाल के तौर पे विच काइंड ऑफ मीट आर बेस्ट फॉर मेकिंग अ हेल्दी मील एंड व्हाई, कि कौन सा ऐसा गोश्त है या कौन सी ऐसी खुराक है जो बेस्ट फॉर मेकिंग अ हेल्दी मील एंड व्हाई। तो इस तरह से उससे पूछा जा सकता है। सो ये पूरा जो डोमेन बनेगा या पूरा जो पिरामिड बनेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन। इसी तरह से इसमें जो दूसरा एक और पिरामिड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया दैट इज अबाउट इफेक्टिव डोमेन, यानी कि इमोशनली किस तरह से स्टूडेंट्स या फिर लोग जो है वो लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। सो इसमें जो सबसे पहला पिरामिड का सबसे जो लोअर पार्ट है दैट इज रिसीविंग या अटेंडिंग। तो इसमें जो बेसिक अवेयरनेस है वो सबसे पहले देखी जाती है। मिसाल के तौर पे लिसनिंग एंड रिमेंबरिंग द नेम ऑफ योर क्लासमेट व्हेन यू मीट देम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सो इसमें देखा जाता है कि वो कितना अटेंटिव है या कितना रिसीविंग पार्ट पे उसका प्ले है, उस हवाले से देखा जाता है। सेकेंड नंबर पे जो उसका आता है दैट इज रिस्पॉन्डिंग, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई विद अ फोकस ऑन रिस्पॉन्डिंग, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है इमोशंस को या अपनी जो भी उसके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लास डिस्कशन, कि वो कितना क्लास में डिस्कशन, क्लास में पार्टिसिपेशन के दौरान रिस्पॉन्ड कर रहा है। थर्ड नंबर पे जो इस पिरामिड में आता है दैट इज वैल्यूइंग, यानी द वैल्यू जो एसोसिएट करती है विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो एक खास किस्म के ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से एसोसिएशन है उसकी, जो बेसिक एक्सेप्टेंस से कॉम्प्लेक्स कमिटमेंट की तरफ जाता है। यानी वैल्यूज और somehow related to prior knowledge and experience। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि valuing diversity and being sensitive to other people's backgrounds and belief, कि जो भी वो दूसरे लोगों के बारे में उसके beliefs हैं या उनकी backgrounds के बारे में उसकी perception है, वो उसकी कितनी उसकी values की diversity है, इस हवाले से इसको देखा जाता है। फिर उसके बाद organizing में आ जाता है and that is sorting value into priorities and creating a unique value system with an emphasis on comparing and relating previously identified values।
मिसाल के तौर पे एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। सो देखा जाता है कि वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी या उसके पास नॉलेज था उसको देखते हुए या समझते हुए, यानी कि सॉर्टिंग वैल्यूज़, वो किस तरह से वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन सारे ख्यालात को या वैल्यूज़ को वो किस तरह से अहमियत देता है, प्रायोरिटाइज करता है और फिर क्रिएट करता है यूनिक वैल्यू सिस्टम को विद, और फिर वो किस तरह से कंपेयर करता है, रिलेट करता है अपने जो प्रीवियस उसके पास वैल्यूज़ थी, जो उसके एतमाद थे, जो उसके एतकाद थे, जो उसकी अपनी लर्निंग थी, उसके साथ वो किस तरह से इन सारी बातों को, ख्यालात को ऑर्गेनाइज करता है। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टराइजिंग, जो सबसे एंड पे आता है पिरामिड में, यानी कि बिल्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम 4 प्रीवियस टीयर्स। जो 4 हम लोग पीछे चीज़ें पढ़ के आए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग थी, रिसीविंग थी, रिस्पॉन्डिंग थी, वैल्यूइंग थी, इन चारों की बेस पे अब वो क्या कर रहा है कि कैरेक्टराइज कर रहा है क्या चीज़, कि वैल्यू सिस्टम इन नाउ फुल इफेक्ट एंड कंट्रोल्स द वे यू बिहेव। अब जिस तरह से वो बिहेव करता है या करती है, मिसाल के तौर पे डिस्प्लेइंग अ प्रोफेशनल कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द वर्क प्लेस। अब उसने जो भी चीज़ें पीछे 4 अगर सीख ली हैं और बेहतर तरीके से उसके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग और उसका नॉलेज बेहतर है, तो अब ये देखा जाता है कि अगर अपने वर्क प्लेस यानी अपने ऑफिस में या अपने प्ले ग्राउंड में या फिर वो अपने क्लासरूम में किस तरह से वो बिहेव करता है। सो ये इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये डोमेन जो है ये डेवलप की गई, उसके में देखा गया कि एक्चुअली ये किस तरह से, और ये 1964 में एक्चुअली जो अफेक्टिव डोमेन है इसको क्रिएट करके ये समझने की कोशिश की गई कि किस तरह से सीखा जाता है। उसके बाद जो लास्ट पे आती है दैट इज साइकोमोटर डोमेन, जो 1972 में कंसर्न विद स्किल्ड बिहेवियर, कि किस तरह से स्किल्ड बिहेवियर जो है वो सीखे जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले है वो इमिटेट या फिर परसेप्शन के नाम से, इसमें 7 टीयर्स हैं, 7 तरह के डोमेन्स में पिरामिड को देखा जाता है, जिसमें नंबर 1 पे परसेप्शन या फिर इमिटेट। अब इसमें बेसिक अवेयरनेस होती है, मिसाल के तौर पे एस्टिमेट किया जाता है, हम लोग एक बॉल की मिसाल देते हैं, जो खेलने का बॉल होता है, वेयर अ बॉल विल लैंड आफ्टर इट थ्रोन, यानी वो देखा जाता है यानी सीखा जाता है। मिसाल के तौर पे बच्चा या क्लासरूम में या कोई बड़ा या ग्राउंड में अगर वो सीख रहा है, तो अगर वो देखता है कि बॉल को कैसे फेंका जाता है और फिर जो उसकी मूवमेंट होती है बॉल को फेंकने की, उसकी पोजीशन जो होती है और किस तरह से उसको कैच करना है, ये वो इमिटेट से या फिर परसेप्शन से ये परसीव करता है कि किस तरह से उसके सामने ये सारा कुछ सिनेरियो चल रहा है। ये सबसे बेसिक लेवल है। सेकंड नंबर पे सेट होता है, ये मैनिपुलेट भी इसको कहते हैं। अब इसमें रेडीनेस टू एक्ट, अब उसने देख लिया कि सीख लिया, उसने परसीव कर लिया उसने, अब वो क्या कर रहा है, रेडी टू एक्ट के लिए है। द मेंटल और फिजिकल, इसमें जो इमोशनल माइंडसेट होता है जो हमें तैयार करता है कि एक्ट को किस तरह से हम लोगों ने अब खुद से परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमें लर्न करने की डिज़ायर है कि किस तरह से हम लोगों ने शॉट लगाना है, तो उसके लिए फिर रिकॉग्नाइज वन करंट इनएबिलिटी टू डू सो, तो उसमें यह देखा जाता है कि उसने अभी तक कितना सीख लिया है पहले वाले पॉइंट में जिसमें इमिटेट या फिर परसेप्शन के हवाले से बात की गई थी। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स। अब इसको परफेक्शन में भी या परफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें बिगिनिंग स्टेज इसकी जो होती है मास्टरिंग ऑफ फिजिकल स्किल, इससे बिगिनिंग स्किल से अब वो मास्टरिंग स्किल की तरफ जा रहा है। और इसमें ही रिक्वायर होता है ट्रायल एंड एरर, कि एक दफ़ा वो मेहनत करेगा, वो फेल होगा, फिर करेगा मेहनत, फिर वो फेल होगा, फिर उसके लिए काम करेगा, फिर वो फेल। तो ये ट्रायल एंड एरर का होता है कि वो देखता है, उसने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम कैसे बॉल को करवाया जाता है, फिर उसने हिट लगाना सीखता है, तो इस तरह से वो ट्राई करता है, एरर करता है, और ये फिर गाइडेड रिस्पॉन्स भी इसको कहते हैं, जो परफेक्शन की तरफ जाता है। फिर इसमें मैकेनिज्म होता है जिसको आर्टिकुलेट भी कहते हैं, कि जिसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है मास्टरिंग लेवल से पहले, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू हैबिचुअल रिएक्शंस, यानी कि ये कन्वर्ट करता है जो रिस्पॉन्सेज उसने सीखे हैं इसको
फिर वो कन्वर्ट करता है हैबिचुअल। अब वो उसको समझ आ गई है कि किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है कॉन्फिडेंस के साथ एंड प्रोफिशिएंसी के साथ, यानी परफेक्शन के साथ। उसके बाद एम्बॉडी यानी कि कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अब उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया है, यानी कि स्किलफुल परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑटोमेटिकली एंड विदाउट हेजिटेशन। अब उसमें इतनी परफेक्शन आ गई है कि वो बगैर किसी हेजिटेशन के अपने काम को अंजाम दे सकता है। इसमें अडाप्टेशन भी आती है, यानी ऐसी स्किल्स आर सो डेवलप्ड दैट दे कैन बी मॉडिफाइड। अब उसके पास जो स्किल है वो मॉडिफाइड भी, यानी वो म्यूजिक हो सकता है, वो प्लेग्राउंड की में कोई भी खेल हो सकता है, वो इसमें इतनी परफेक्शन आ गई है वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकता है। और इसमें फिर लास्ट में इस तरह से देखा जाता है कि वो अब कितनी उसकी परफेक्शन हो चुकी है जिसको वो अपने मुताबिक वो भी मोल्ड या फोल्ड कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी इंट्रोडक्शन। बाकी वी विल डिस्कस इट इनटू अ क्लास एंड थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि आपको समझ आई और आपकी वजह से दूसरों की समझ भी आ सकती है। आसानियाँ बांटिए अपने लिए और दूसरों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड एंड